प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर से उपस्थित हूँ बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो लेकर। यह वीडियो भी पूर्व की भांति भौतिक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए ही है। भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र को लेकर के पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय को लेकर के आज हम फिर एक डिस्कशन कर रहे हैं, फिर एक चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और आज के हमारा जो विषय है, इसमें हम लाप्लास का जो निहारिका सिद्धांत है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आइए, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, भूगोल विभाग, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये भौतिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पत्र है बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकेंगे और इसमें आप निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षित सफलता है वह प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, वह हम शुरू करते हैं। लाप्लास से पहले हमने जर्मन विद्वान कांट की परिकल्पना, जो कि कांट की वायव्य परिकल्पना के नाम से जानी जाती है या कांट की गैस राशि की परिकल्पना के नाम से जानी जाती है, उस पर हमने चर्चा की थी और उसके गुण और दोषों के ऊपर भी हमने चर्चा की। कांट ने किस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाया, वो तमाम बातें हमने उस परिकल्पना में देखी। और आज हम जो लाप्लास की निहारिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लाप्लास जो विद्वान थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लाप्लास, जिन्होंने 1796 ईस्वी में अपनी यह परिकल्पना निहारिका परिकल्पना के नाम से, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से प्रस्तुत की, जिसने सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या की। ये लाप्लास की परिकल्पना करीब 100 वर्षों तक मान्य रही। लाप्लास के सिद्धांत में जो कांट महोदय ने गलतियां की थी उनमें सुधार करने की कोशिश की गई। कांट ने जो मुख्य रूप से जो गलतियां की थी उनमें एक गलती यह थी कि जो आद्य पदार्थ की उन्होंने कल्पना की, उसके टकराव से जो ताप उत्पन्न होने की बात कही, उस ताप की मात्रा उन कणों के टकराव से उत्पन्न नहीं हो सकती थी, ये आलोचना थी। उनके कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती थी, यह उसकी एक आलोचना थी। और उन्होंने यह भी कहा कि बाद में एक उष्ण निहारिका के रूप में परिवर्तित हुई और आकार में उस निहारिका में लगातार वृद्धि होती गई और उससे उसकी गति में भी वृद्धि हुई। जबकि भौतिक विज्ञान के नियम ये कहते हैं कि जब आकार में वृद्धि होती है तो गति में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी आती है। तो ये थी कांट की परिकल्पना की कमियां। अब लाप्लास ने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। लाप्लास ने क्या परिकल्पना की, आइए देखते हैं। लाप्लास ने बताया कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ तप्त गैस पुंज रूपी निहारिका की भांति चक्कर लगाता हुआ अपनी आरंभिक अस्थिर स्थिति में था। अर्थात लाप्लास ने प्रारंभ में ही एक निहारिका की परिकल्पना की। कांट ने आद्य पदार्थ के टकराने, गर्म होने और भ्रमण करने से एक निहारिका बनाई, जबकि लाप्लास ने यह मान लिया कि प्रारंभ में ही इस ब्रह्मांड में एक उष्ण गैसीय निहारिका घूम रही थी, भ्रमणशील निहारिका थी, और उसका जो व्यास उन्होंने बताया वो करीब करीब 9 अरब 50 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताया। कालांतर में जो उक्त निहारिका थी वो ठंडी होने लगी, लाप्लास कहते हैं, क्योंकि उसका जो बाहरी भाग था
उससे ऊष्मा का लगातार विकिरण हो रहा था, जिसके कारण से उसके ताप में ह्रास हुआ और शीतलता आती गई। फिर ये कहते हैं कि नीहारिका के ठंडे होने से उसका जो आकार था वह सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा, अर्थात उसका आयतन कम हो गया। आयतन कम होने से तप्त गैस पुंज के चक्कर लगाने की जो गति थी वो बढ़ गई, क्योंकि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की अपेक्षा शीघ्रता से घूमती है। घूमने की गति बढ़ने से नीहारिका की जो अपकेंद्रीय शक्ति थी वह भी बढ़ गई, यह भी विज्ञान सम्मत है। और कांट की जो तीसरी गलती थी, इसमें भी इन्होंने इसके द्वारा सुधार कर लिया। अपकेंद्रीय शक्ति के बढ़ जाने के कारण जो आद्य पदार्थ की अधिकांश मात्रा थी वो नीहारिका के मध्य घेरे, अर्थात जो उसका विषुवतीय घेरा था, उस पर आ गई। क्योंकि नीहारिका का जो मध्यवर्ती भाग था, उसका जो पदार्थ था वो भारीहीन होने लगा और उसका मध्य भाग इस कारण से उभरने लग गया। अब आगे वो कहते हैं कि आद्य पदार्थ का ये जो संपूर्ण भाग विषुवत रेखीय भाग पर तब तक चिपके रहकर चक्कर लगाता रहा जब तक नीहारिका की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपकेंद्रीय शक्ति से अधिक थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपकेंद्रीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक हो गई, तो विषुवत रेखा पर जो एकत्रित अधिक आद्य पदार्थ था उसका एक वलयाकार छल्ले के रूप में नीहारिका से अलग होना स्वाभाविक था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम और अपकेंद्रीय शक्ति अधिक हो गई और नीहारिका के चारों ओर वो जो छल्ला निकला वो चक्कर लगाने लगा। बाद में इसके 9 टुकड़े हो गए, जिनसे 9 ग्रह बने और उन ग्रहों के भी आगे उनमें से कुछ पदार्थ निकला और जो छोटे भाग थे उनसे उपग्रहों की रचना हुई। तो इस तरह से ये मानते हैं कि 9 ग्रह जो उस समय माने जाते थे, आज यद्यपि 8 ग्रहों की बात की जाती है, और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। छल्ले से निकलने के बाद जो नीहारिका का अवशिष्ट भाग था, वह जो पदार्थ था उससे सूर्य बना, वह हमारा सूर्य बन गया, वर्तमान जो सूर्य है। और गैस में पिंड कालांतर में द्रवावस्था और उसके बाद ठोस अवस्था में बदल करके ग्रह के रूप में या उपग्रह के रूप में विद्यमान हैं। तो ये इन्होंने जो परिकल्पना प्रस्तुत की, ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। लाप्लास की एक पुस्तक थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने अपनी यह नीहारिका वाली जो परिकल्पना है वह 1796 में प्रस्तुत की। अब ये जो लाप्लास की परिकल्पना है, इसमें भी गुण और दोष दोनों ही हैं। गुण की बात करें तो सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का धुरी और अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य की जो परिक्रमा करने का कारण है वो इससे समझ में आता है। सभी ग्रह एक ही तल पर अपने कक्ष और अपने अक्ष में गतिशील हैं। यह भी जो बात है वो लाप्लास की जो नीहारिका परिकल्पना है उससे प्रमाणित होती है। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय घेरा ध्रुवीय घेरे से अधिक है। यह तथ्य वैसे भी नीहारिका से निकले हुए जो छल्ले हैं उनसे बनने वाली क्रिया की तरफ संकेत करता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के भी भूमध्य रेखीय भाग में उभार है, तो वह भी उस नीहारिका में उभार रहा होगा, इस बात को प्रमाणित करता है। पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी ठोस है, आंतरिक भाग गर्म और दबाव युक्त है। इस मत के अनुसार पृथ्वी गैस, द्रव, ठोस स्थितियों से होकर के गुजरी है। ज्वालामुखी की क्रिया और आंतरिक भाग में ताप की जो निरंतर वृद्धि है वह भी इस लाप्लास की जो परिकल्पना है उसके पक्ष में मत देते हैं। रूस और अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जो यान हैं और उनके यात्रियों द्वारा भेजे गए जो संदेश है, उनके शोधित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रहों उपग्रहों की जो रचना है वो एक जैसे तत्वों से हुई है। तो यह भी लाप्लास की इस परिकल्पना से प्रमाणित होता है। तो ये इस लाप्लास की जो परिकल्पना है इसके गुण दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर इसको मजबूती मिली। लेकिन उसके बावजूद भी यह परिकल्पना भी दोष रहित नहीं है, और इसके जो मुख्य दोष हैं, इसके जो डीमेरिट्स हैं, इसकी जो आलोचनाएं हैं, उनके ऊपर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे।
पहली बात है कि निहारिका में जो चर्चित कोणीय संवेग की गति है वो इतनी नहीं थी कि उससे छल्ला निकल करके अलग हो सके। तो पहला एक ये आलोचना है कि कोणीय संवेग की गति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे छल्ला निकल करके अलग हो जाए। दूसरी बात है छल्ले ठोस ग्रह पिंडों के आकार में कैसे आए, इसका लाप्लास कोई उत्तर नहीं देता है। तीसरी बात यह आलोचना के रूप में आती है कि बृहस्पति के 3, अरुण के 4 और शनि का 1 उपग्रह इन ग्रहों के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, इसमें भी सिद्धांत में इस तरह का कोई उत्तर नहीं दिया जाता जो विपरीत गति को प्रमाणित करता हो। ये भी एक आलोचना है। क्यों एक ही छल्ला बना, इसका कारण भी लाप्लास के पास कोई संतोषजनक नहीं था। इस सिद्धांत की जो निर्माण विधि है उसके अनुसार भी निहारिका को बाइनरी स्टार्स में विभक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन सौरमंडल की रचना इससे नहीं होनी चाहिए थी। इसका उत्तर भी लाप्लास ने नहीं दिया। छल्ले के टूटने से 9 ग्रहों का ही क्यों निर्माण हुआ, इससे अधिक और कम का क्यों नहीं हुआ, यह भी एक आलोचना के रूप में विद्वान लोग रखते हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य की आयु 600 करोड़ वर्ष मानी है, जबकि लाप्लास के मतानुसार निहारिका का आरंभिक जो विस्तार था वो वर्तमान सौरमंडल की परिधि तक था। तो क्या इतने बड़े आयतन की निहारिका 600 करोड़ वर्षों में ही इतनी संकुचित हो जाएगी जो वर्तमान सूर्य के आकार के बराबर ही हो? ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। तो इन तमाम कारणों से लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है उसकी आलोचना होती है, यद्यपि उसका अपना एक महत्व है। कांट और लाप्लास दोनों ही वैज्ञानिकों की जो परिकल्पनाएं हैं वो एकल परिकल्पनाओं की श्रेणी में आती हैं, यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस की श्रेणी में आती हैं। ये इस कारण से भी महत्व रखती हैं कि इन्होंने एक तारक परिकल्पना के रूप में अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। आज के इस व्याख्यान